7 मार्च 2025 की रात को अयोध्या के शहीदगंज में रहने वाला 24 साल का प्रदीप अपनी बारात लेके अयोध्या के ही बेगूसराय जा रहा होता है एक शिवानी नाम की लड़की से शादी करने के लिए। प्रदीप और प्रदीप के घर वाले दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से वो बारात लेके जा रहे होते हैं। 8 मार्च 2025 की सुबह को प्रदीप और शिवानी की शादी पूरी हो जाती है और 8 मार्च की सुबह सुबह ही प्रदीप शिवानी को लेके वापस अपने घर शहीदगंज लौट आता है और घर पे आने के बाद घर प्रवेश होता है और बहुत ही सारी रस्में होती है जो कि इंडिया में बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है और बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल होता है उनके पूरे घर में। 8 मार्च को ही 6 बजे वो लोग पूजा करते हैं और 8 साढ़े 8 बजे के आसपास वो लोग अपना खाना पीना खाते हैं और 11 बजे प्रदीप अपने रूम में जाता है सुहागरात मनाने के लिए। यहाँ तक सब कुछ सही था, लेकिन सुबह सुबह जब प्रदीप का बड़ा भाई 6 बजे के आसपास प्रदीप के रूम का गेट खटखटाता है तो प्रदीप कुछ भी रिप्लाई नहीं करता। तो उसका बड़ा भाई ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करता है और अपनी मदर को अपने भाई को उठाने के लिए भेजता है। अब प्रदीप की मदर उसके रूम के गेट को खटखटाती है, लेकिन अभी भी प्रदीप का कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा था। उसकी मदर बहुत देर तक उसके रूम का दरवाज़ा खटखटा रही थी, लेकिन कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा था। तभी प्रदीप की मदर उसके नंबर पे कॉल भी करती है और रिंग भी बहुत देर तक बजती रहती है, लेकिन कोई भी फ़ोन पिक नहीं करता। तो प्रदीप की एक सगी बहन गेट के बगल में खिड़की को थोड़ी ज़ोर से पुश करती है और जो चीज़ वो देखती है उसे देख के वो बिल्कुल शॉक हो जाती है। वो देखती है कि उसकी भाभी मृत पड़ी हुई है बेड के ऊपर और उसके भैया भी पंखे से झूल रहे हैं। ये देख के उसकी बहन की चीख ही निकल जाती है। सारे खुशियों का माहौल अचानक से मातम में बदल जाता है। फिर जल्दी से प्रदीप के घर वाले और उसके रिश्तेदार उसके रूम का दरवाज़ा तोड़ते हैं और फिर पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है और थोड़ी देर में ही पुलिस वहाँ पे आ जाती है। पुलिस वाले आके प्रदीप के घर वालों से और उनके रिश्तेदारों से ये सवाल पूछते हैं कि आपने कुछ भी ऐसा संदिग्ध देखा या फिर आपको किसी के ऊपर शक है। तो प्रदीप के घर वाले साफ मना कर देते हैं और ये बताते हैं कि कल रात तक प्रदीप और शिवानी बहुत ही ज़्यादा खुश थे। 6 बजे के आसपास कल उन्होंने पूजा करी और उसके बाद हंसते खेलते उन्होंने कल रात का खाना भी खाया और उसके बाद वो सोने के लिए चले गए। और फिर देर रात तक हम लोग बात ही कर रहे थे कि शादी का घर था, बहुत सारे रिश्तेदार आ रखे थे, तो उस रात कौन जल्दी सोता है। तो वो लोग खुद 2 बजे के आसपास जगे हुए थे और उन लोगों ने बताया कि उन्होंने कुछ भी ऐसा संदिग्ध नहीं देखा। अब पुलिस वाले खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक रूम में 2 मियाँ बीवी थे और दूसरे दिन उन दोनों में से कोई भी नहीं बचता। प्रदीप के रूम से उनको प्रदीप का फ़ोन, प्रदीप का चार्जर और एक चाकू भी बरामद होता है, लेकिन उस चाकू के ऊपर कोई भी निशान नहीं होते। प्रदीप की बॉडी के हाथ पे नाखूनों के निशान नज़र आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके हाथों को खरोचा है और शिवानी के गले पे किसी के पंजे के निशान नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसका गला दबाया है। पुलिस वाले उन दोनों की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और 3 साढ़े 3 घंटे के बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी बाहर आ जाती है। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और भी ज़्यादा शॉक कर देने वाली थी। रिपोर्ट के हिसाब से शिवानी का कत्ल 3 साढ़े 3 बजे के आसपास हुआ होगा और प्रदीप का कत्ल 40 से 50 मिनट के बाद हुआ होगा और शिवानी को गला घोट के मारा गया था। और शिवानी के गले पे इस बंदे के हाथों का निशान था, वो और कोई नहीं बल्कि प्रदीप का था। प्रदीप ने ही शिवानी को गला घोट कर मारा था, ऐसा डॉक्टर्स का कहना था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से एक बात और पता चलती है कि शिवानी और प्रदीप ने ये सब होने से पहले आपस में संबंध भी बनाए थे। अब पुलिस वाले और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि प्रदीप खुद से अपनी ही बीवी के साथ ऐसा क्यों करेगा, जिसके साथ अभी उसकी कुछ घंटे पहले ही शादी हुई है। और ये शादी कोई उसने ज़बरदस्ती नहीं करी है, ये शादी एक लव मैरिज थी। प्रदीप ने खुद ने अपनी मर्जी से अपनी मन पसंदीदा औरत से शादी करी है। दरअसल 2024 के अप्रैल के मंथ में शिवानी और प्रदीप एक पार्टी में मिलते हैं और वहीं पे वो अपना नंबर एक्सचेंज करते हैं। पहले शिवानी प्रदीप को मैसेज करती है और फिर धीरे धीरे करके उनकी बातें बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। शिवानी प्रदीप से पूछती है कि तुम क्या करते हो, तो प्रदीप बताता है कि मैं एक टाइल का मिस्त्री हूँ और ठीक ठाक कमा लेता हूँ। शिवानी बताती है कि वो एक टेलर का काम करती है। प्रदीप के घर वाले उसके लिए रिश्ता तलाश कर रहे होते हैं, तो प्रदीप ने ही शिवानी का नाम अपनी माँ को सजेस्ट किया होता है और प्रदीप के घर वालों को शिवानी से कोई दिक्कत भी नहीं होती है, क्योंकि प्रदीप के घर वाले शिवानी के घर वालों को पहले से ही जानते थे।
कोई ज़्यादा ख़ास जान-पहचान नहीं थी, लेकिन उनको ये पता था कि एक शिवानी नाम की लड़की वहाँ पे फलाने जगह पे रहती है। तो प्रदीप के घरवाले भी इस शादी के लिए राज़ी खुशी थे और उनको इससे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं थी और प्रदीप ने तो खुद उसका नाम सजेस्ट करा था, तो उसको कोई भी प्रॉब्लम कैसे हो सकती है। तो इस वजह से ये पुलिस वालों को और भी ज़्यादा उलझा देता है कि ऐसा क्या हुआ होगा जो प्रदीप ने शिवानी के साथ ऐसा करा। फिर पुलिस वाले प्रदीप की कॉल रिकॉर्ड्स को खंगालते हैं। पुलिस वालों को पता चलता है कि उसने लास्ट कॉल अपने भांजे को करा था। तो पुलिस वाले उसके भांजे से पूछताछ करना स्टार्ट करते हैं। प्रदीप का भांजा पुलिस वालों को बताता है कि हाँ, उसके मामा ने उसको कॉल करा तो था, बट उसके मामा ने उसको इसलिए कॉल करा था ताकि वो उनका नया फोन दे सके, जो कि उन्होंने अपनी वाइफ के लिए शिवानी के लिए परचेज करा था। और पुलिस वालों को इसमें कुछ भी शक जैसा नजर नहीं आता। अभी ये केस दिन पर दिन हाईलाइट होता जा रहा था। बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर उस घर में जाके देख रहे थे और यहाँ तक कि वहाँ के विधायक भी प्रदीप के घर पे गए थे विजिट के लिए। तो ये केस बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हो चुका था क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा मिस्ट्री वाला केस था। तो इस वजह से पुलिस वालों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी था। अब पुलिस प्रदीप का सही तरीके से फ़ोन जांच करती है और उसके अंदर से उनको एक बहुत ही हैरान कर देने वाला सबूत मिलता है। दरअसल प्रदीप के व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया हुआ होता है जिसमें लिखा था, कैसी हो तुमने मुझे छोड़ के अच्छा नहीं करा। अब ये मैसेज इस केस को सुलझाने के बजाय और उलझा देता है, क्योंकि ये मैसेज शिवानी के फ़ोन पे नहीं, प्रदीप के फ़ोन पे आया था। अब पुलिस वाले उस नंबर को ट्रैक करते हैं जिस नंबर से वो मैसेज आया हुआ था और फिर थोड़ी देर में ही पुलिस वालों को वो नंबर का पता चल जाता है कि वो नंबर किसका था। और वो नंबर और किसी का नहीं बल्कि खुद प्रदीप का ही था। प्रदीप ने एक नया फ़ोन लिया था, मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो उस नए फ़ोन के लिए उसने एक नया सिम कार्ड भी लिया था और वो फ़ोन उसने अपनी वाइफ को देने के लिए लिया था। लेकिन प्रदीप अपने ही नए नंबर से खुद को ये मैसेज क्यों करेगा कि कैसे हो तुमने मुझे छोड़ के अच्छा नहीं करा। ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और इसका रिप्लाई देने वाला अब इस दुनिया में नहीं है। तो इसलिए ये केस और भी ज़्यादा घुमा देने वाला बन जाता है पुलिस वालों के लिए। पुलिस वाले कुछ दिन तक इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बट उनके पास कोई भी ठोस सबूत नहीं था जिससे वो ये बता सके कि ये चीज़ कैसे हुई थी। ये सुन के बहुत ही ज़्यादा फिल्मी लगेगा, बट ऐसा लग रहा था कि प्रदीप के ऊपर भूत आ गया था और उसने प्रदीप से ये सारी चीज़ करवाई और फिर प्रदीप को भी उसने ही लटका दिया। वरना आप खुद सोच के देखो, एक रूम है और उसमें एक ही गेट है, एक ही खिड़की है और दूसरा रास्ता बाहर जाने का कोई है ही नहीं। गेट अंदर से बंद है और दोनों हस्बैंड वाइफ इस हालत में पड़े हुए हैं सुबह। तो उनके साथ ऐसा कैसे हुआ होगा? अगर कोई अंदर भी गया होगा और उसने मान लो ये सारी चीज़ करी भी होगी, तो वो गेट बंद करके अंदर से बाहर कैसे आया होगा उस रूम से? और कोई तो रास्ता था नहीं। तो ये केस बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग था पुलिस वालों के लिए। तो पुलिस वालों ने सर्कमस्टेंसेस के ऊपर एक थ्योरी दी और उसके बाद इस केस को बंद कर दिया गया। पुलिस वाले ये थ्योरी देते हैं कि शिवानी और प्रदीप खाना पीना खा के आराम से हंसते खेलते हुए अपने रूम में गए होंगे और फिर तभी प्रदीप मजाक में अपने नए नंबर से अपने पुराने नंबर पे मैसेज करता है कि तुम कैसी हो और तुमने मुझे छोड़ के अच्छा नहीं किया। और ये मैसेज देखने के बाद शिवानी डर गई होगी और उसके बाद उसने प्रदीप को अपने कुछ ऐसे राज बता दिए होंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़े राज थे। कोई लड़का या फिर कोई पास्ट जो कि प्रदीप नहीं जानता था। और उसके बाद प्रदीप ने शिवानी से झगड़ा करा होगा, लेकिन उसके घर वालों रिश्तेदारों ने साफ बोला था कि हम लोग रूम के बाहर ही सो रहे थे। यहाँ तक कि उसकी मदर तो उसके बगल वाले रूम में ही सो रही थी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी लड़ाई की आवाज़ नहीं सुनी थी। लेकिन पुलिस वालों का यही कहना है कि इसकी वजह से ही उनकी लड़ाई हुई होगी और उसके बाद शिवानी ने किसी तरीके से प्रदीप को मना लिया होगा और फिर उन्होंने साथ में संबंध बनाए होंगे और फिर थोड़ी देर के बाद प्रदीप को वापस से गुस्सा आया होगा, वो सब इमेजिन करते हुए, और उसी गुस्से में उसने अपनी वाइफ का गला दबा दिया और उसको मार दिया। और फिर उसके बाद 45-50 मिनट तक वो ये सोचता रहा कि अब मैं क्या करूं, अब मैं सुबह सबको क्या बताऊंगा, और उसको कोई दूसरा रास्ता नहीं सूझा तो उसने खुद के साथ भी वही करा। लेकिन पर्सनली मैं इस स्टोरी से, इस थ्योरी से इतना इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि इसमें मुझको काफ़ी ज़्यादा एरर नज़र आते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पास्ट में शिवानी का था भी तो वो प्रदीप के नंबर पे उसको क्यों मैसेज करेगा, और अगर वो करेगा भी तो उसके पास प्रदीप का नंबर आया कहाँ से होगा? क्या ये शिवानी ने नहीं सोचा होगा जब उसको उसने बताया होगा? और फिर जब शिवानी ने प्रदीप को मना ही लिया था तो प्रदीप को वापस से गुस्सा करने की क्या ज़रूरत आन पड़ी थी? तो मैं इस स्टोरी से, इस थ्योरी से इतना ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखता। बाकी अगर कोई भी और नए अपडेट्स होंगे तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म कर दूँगा। बाकी और क्या हो सकता है? क्या इसमें कोई पैरानॉर्मल चीज़ भी है? पता नहीं।